सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ पर्यायवाची शब्द ला रही हूँ जो एकदम ही अलग लगते हैं, जिसमें हम विशेषतः गलतियाँ कर देते हैं। तो ऐसे कुछ पर्यायवाची शब्द जिसमें सोचना भी थोड़ा सा कठिन हो जाता है कि क्या ये सही है या गलत है। तो केवल छटे छुटाए ये पर्यायवाची शब्द हैं और पुस्तक ऑथेंटिक है। वासुदेव नंदन और हरदेव बहारी जी की पुस्तक से उठाए हुए पर्यायवाची शब्द हैं। बस उनको लिया गया है जो एकदम ऐसे लगते हैं कि जहाँ पे हम सोचते हैं कि गलत हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं पर्यायवाची शब्द। अंगूठी। अंगूठी का पर्यायवाची है छाप, यानी कि छाप का एक मीनिंग अंगूठी भी होता है और एक छाप का अर्थ अंक भी होता है। तो चाहे संख्या के लिए अगर वहाँ पे छाप दिया है और छाप के लिए पर्यायवाची पूछा है कि अंक का है, तो वो भी सही है। और अगर अंक नहीं है तब आपको अंगूठी को ध्यान में रखना है। छाप का मतलब अंगूठी भी होता है। इसके बाद क्रोड है। क्रोड का मतलब अंक होता है। गाव है। गाव का मतलब अंकुर होता है। कल्ला है। कल्ला जैसे कहते हैं ना, हल्के हल्के पौधों पे कल्ले निकले हैं, तो कल्ला का मतलब भी क्या होता है? अंकुर होता है। अंत होता है। अंत के कई अर्थ होते हैं। अगर आप समाप्ति की ओर देखते हैं तब वो समाप्ति बन जाता है। लेकिन अगर आप एक साड़ी का कॉर्नर देखते हैं, कोना उठाते हैं, तो आंचल को भी अंत कहते हैं। ठीक है, आपने साड़ी का आंचल देखा होगा, तो वो भी क्या है? एक साड़ी का अंत छोर है, तो इसलिए आंचल को भी अंत कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कभी आंचल की तरफ ध्यान नहीं जाएगा कि आंचल को भी अंत कहा जाता है। तो अंत जो पर्याय है ये आंचल का भी है। अंत जो है बस है, बस का भी पर्यायवाची अंत है। हम कहते हैं ना बस हो गया, है ना, तो बस बस मतलब एक तरह से ठहराव सा, रुकाव सा, ये भी क्या होता है? अंत होता है। कहते हैं बस अब इतने ही दिन बचे हैं, है ना, बस अब वहाँ नहीं जाएंगे, तो बस का मतलब भी क्या है? अंत है। तो अंत के दो पर्यायवाची के दोनों के आपको अलग अलग अर्थ दिखे, और एक अंत समाप्ति की ओर भी आता है, उसको भी ध्यान रखना है। एक अंत का मतलब आंचल भी होता है, एक अंत का मतलब बस भी होता है। अगला जो है फासला। फासला मतलब होता है कि भेद और अंतर, है ना, कहते हैं बहुत फासला है उनमें, यानी कि बहुत भेद है, बहुत अंतर है उसमें, है ना। तो भेद और अंतर किसके हो जाते हैं? फासला के हो जाते हैं। उसने जैसे तिरोहित है। तिरोहित शब्द का अगर अपने जनरली हम निकालते हैं तो हम कहते हैं कि अपमान अपमान से होता होगा ऐसा लगता है, लेकिन तिरोहित का मतलब होता है लुप्त हो जाना, है ना, गायब हो जाना। क्या मतलब होता है तिरोहित का? गायब होना, लुप्त होना, है ना, अदृश्य हो जाना। तो बिल्कुल भी तिरोहित का ये नहीं लगता कि उसका मतलब लुप्त होता होगा। ऐसा लगता है तिर जैसे अपमान कर दिया, तिरोहित हो गया वो वहाँ जाके, है ना, यानी कि अपमान सा लगता है। तो ऐसे शब्दों में हम लोग जल्दी से गलती करते थे, तो ध्यान रखिएगा, तिरोहित का मतलब होता है गायब हो जाना या लुप्त हो जाना। सूरदास। अब सूरदास कहने से हमारे दिमाग में कवि आ जाते हैं, लेकिन उनको सूरदास कहा गया तो अंधे की वजह से ना, जैसे सूरदास कहते हैं ना, वो उनकी बाद में जैसे सूरदास अंधे थे, वो तो जन्मांध कहे गए हैं। लेकिन अब जो कुछ लोग अगर किसी से टकरा जाता है, कोई व्यक्ति मान लिया उसके आंखें हैं भी, तो उसे उसे कह देता है ना, दूसरा व्यक्ति उसको बोल देता है, अरे सूरदास हो गए हो क्या? इनका मतलब सूरदास हो गए का तात्पर्य क्या होता है? कि अंधे हो क्या, क्योंकि सूरदास क्या थे? अंधे थे। इसलिए सूरदास का मतलब यहाँ पे अंधे से है। अगर वहाँ पे सूरदास का मतलब आ गया तो कवि अवि की तरफ नहीं जाना है, अंधे की तरफ जाना है। ठीक है, और आगे देखिएगा प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा चक्षु का मतलब हमको एक आभास देता है कि ज्ञान का चक्षु है। नहीं, यहाँ पे प्रज्ञा चक्षु का मतलब भी क्या होता है? अंधा होता है। अब है सेखी। सेखी का अर्थ होता है सेखी का अर्थ होता है घमंड, है ना, कहते हैं अरे बड़े सेखी बघार रहे हो आप बड़ा, है ना, यानी कि घमंड दिखा रहे हैं। तो सेखी मतलब होता है घमंड। दुष्कल, कहते हैं ना वहाँ दुष्कल यानी कि दुष्काल पढ़िए इसको, है ना, दुष्कल पड़ गया, दुष्काल हो गया, तो यानी कि अकाल दिखाता है।
और अगर काल के हैं तो काल का मतलब भी क्या होता है, अकाल होता है। और अगर एक काल का बात करें तो यमदूत या यमराज भी होता है। तो काल के कई अर्थ होते हैं। काल मतलब अकाल होता है, काल का मतलब, और दुष्कल जहाँ पे आ गया, दुष्कल का मतलब भी अकाल से होता है। अगला देखिए अन्य। अन्य मतलब, शायद ये गलत लिखा गया, अन्य। जब अन्य होता तो उसके मतलब क्या हो गया, अकेला। ठीक है, अन्य का मतलब अकेला। फिर होता है केवल। केवल का मतलब भी क्या होता है, अकेला, है ना। वो केवल वही आया था, बोलते हैं ना, घर पे केवल वही आया था, यानी अकेला आया था। कोई अन्य भी आया है ना, तो कोई अन्य है, अकेला। अन्य का मतलब अकेला ध्यान में नहीं आता, तो इसलिए अन्य को भी ध्यान में रखना है। और थोड़ा सा देखिएगा, और नहीं होगा, अन्य होगा। तो अन्य का मतलब अकेला, केवल का मतलब भी अकेला है। इसके बाद देखिए पुरस्तात। पुरस्तात का मतलब क्या होता है, पुरस्तात का मतलब अगला या अग्र होता है। क्या होता है, अगला भाग या अग्रभाग, पुरस्तात। पुरस्तात मतलब अगला या अग्रभाग। इसके बाद अगला पर्यायवाची है अघाना। अघाना कहते हैं वो खाने से अघा गया, या वो उसने खूब सारे रसगुल्ले खाए तो वो रसगुल्ले से अघा गया। तो अघाना का मतलब होता है छकना, है ना, वो छक गया, अब नहीं खाना है उसको। इसके बाद है संज्ञाहीन। संज्ञा कहते हैं चेतना ना, तो जो चेतना जिसमें होगी उसको कहेंगे संज्ञा वाला व्यक्ति। तो जो संज्ञा से ही हीन हो गया तो क्या हो गया, वो अचेत हो गया, यानी कि अचेत अवस्था है, संज्ञा से हीन में है। फिर है घ्राण। फिर क्या है, घ्राणा। इसका मतलब होता है अच्छा है, सॉरी, जैसे क्या ना, सोना घड़ा लागे हो, है ना, सोना घड़ा लागे हो, ऐसे बोलते तो घाड़ा मतलब अच्छा। ठीक है, तो घाड़ा मतलब हो जाएगा अच्छा। इसके बाद है आला। आला का मतलब भी होता है अच्छा। ये बिल्कुल भी ऐसे शब्द हैं जिनका आप अच्छे में ले ही नहीं जाते हो। कहते हैं ना, अरे आज तो बड़ा घने अच्छे लगे हो, ऐसे बोलते हैं, घना सुंदर लग रहे हो। तो घना मतलब अच्छे लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो। आला का मतलब भी होता है अच्छा। दूरस्थ का मतलब भी हो रहा है अच्छा, और उचित का मतलब भी होता है अच्छा, और उपयुक्त का मतलब भी होता है अच्छा। तो सारे शब्द एकदम डिफरेंट लग रहे हैं, लेकिन सबका पर्याय क्या होता है, अच्छा। खाना का मतलब अच्छा, आला का मतलब अच्छा, दूरस्थ का मतलब अच्छा, उचित, उचित लग रहा है ना, हम बोलते हैं ना, अच्छा ये कपड़ा उचित लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है। ये कपड़ा ना उपयुक्त लग रहा है, यानी कि अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे उपयुक्त, उचित, दूरस्थ, आला और घाना का अर्थ क्या होता है, अच्छा होता है। आगे देखेंगे ना वाकिफ। क्या है, ना वाकिफ। ना मतलब नहीं, ना मतलब क्या होता है, नहीं, और वाकिफ का मतलब क्या होता है, वाकिफ मतलब पता हो। तो जिसके बारे में पता नहीं हो वो क्या होगा, अजनबी, है ना। तो जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, अजनबी कहेंगे। अगला है पागल। पागल का मतलब होता है मूर्ख या अज्ञ। ठीक है, मूर्ख या अज्ञ। तो अज्ञ भी मूर्ख को ही कहते हैं, और मूर्ख भी मूर्ख ही हुआ। तो पागल जो होगा उसको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, तो वो मूर्ख या अज्ञ दोनों में आता है। इसके बाद है टिकना। कहते ना, तुम टिक भी नहीं सकते हो क्या एक जगह पे, तो टिकना का मतलब होता है रुकना। ठीक है, आप एक जगह टिक नहीं सकते हैं, मतलब रुक नहीं सकते हैं, तो रुकना हो गया। गृहागत। गृह धन आगत मतलब घर में आया हुआ। तो घर में आया हुआ को क्या बोलेंगे, मेहमान। हमारे घर में कोई आ जाए तो हम उसको कहते हैं ना कि गेस्ट आए हैं। तो कहाँ आता है गेस्ट, घर में आता है, इसलिए घर में आने की वजह से उसको क्या कहते हैं, गृह आगत। गृह धन आगत बराबर गृहागत। अब अगर पूछ लिया गृहागत मतलब क्या होता है, तो हमको बताना है गृह आगत मतलब मेहमान। आगे है न्यारा। न्यारा का मतलब होता है अतिरिक्त, है ना। जैसे न्यारा शब्द आए तो हमको कि वो बहुत अच्छा लग रहा है, न्यारा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, लेकिन एक पर्याय इसका अतिरिक्त भी होता है, आपको ध्यान रखना है। न्यारा मतलब अतिरिक्त। न्यारा मतलब सब में वो अलग डिफरेंट लग रहा है, एकदम अतिरिक्त लग रहा है। तो न्यारा का मतलब हो गया अतिरिक्त। फालतू, कहते ना ये सामान अतिरिक्त हो गया, यानी फालतू हो गया। तो कितने अंतर है दोनों में, देखिए। अगर एक न्यारा बोल रहे हैं तो अतिरिक्त, और एक न्यारा बोल रहे हैं तो फालतू हो रहा है। ठीक, सॉरी, एक फालतू बोलने में भी अतिरिक्त हो रहा है। तो अतिरिक्त दोनों का अर्थ है, चाहे न्यारा हो चाहे फालतू हो। ठीक, लेकिन आपको न्यारा और फालतू को याद रखना है कि घर में अतिरिक्त सामान है, मतलब फालतू सामान है वह न्यारा है सब में, मतलब एकदम अतिरिक्त है सब में। अब आगे देखेंगे क्या कह रहे हैं, बेबाकी, है ना, बेबाकी। बेबाक, वो बेबाक है, कहते हैं ना, मतलब अदायगी। कोई भी चीज़ एकदम बेबाकी से बोल देना, यानी कि चीज़ की अदायगी करना,
है ना। क्या है, वो स्टेज पे गए और उसने बेबाकी से बोल दिया, यानी कि जो भी स्पीच दे रहा था या भाषण दे रहा था उसने क्या किया, उसको बेबाकी से बोल दिया, यानी कि अपने भाषणों को अदायगी सुंदर ढंग से कर दी। ठीक है, तो बेबाकी मतलब होता है अदायगी। इसके बाद है पटावट। पटावट है ना, हम शायद इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो बोलते हैं अरे वो तो स्टेज में गया और पटापट बोल गया, पटापट बोलते हैं, लेकिन वो गलत अशुद्ध है। इसको क्या बोलेंगे, पटावट, यानी कि फटाफट बोल गया, पटापट बोल दिया, यानी कि उसने अदा अच्छी तरीके से कर दिया, ये भी क्या होता है, अदायगी। पटावट का मतलब भी क्या होता है, अदायगी होता है। अब है पोच। पोच एक इम्पोर्टेंट शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, निम्न या नीच। तो समझ में नहीं आता है कि पोच का अर्थ क्या होता है, तो पोच को कहते हैं कि ये निम्न है या नीच है। ठीक है, पोच किसके पर्यायवाची है, निम्न या नीच का। आगे है प्राचार्य। प्राचार्य का मतलब होता है अधिक। अब प्राचार्य के मतलब आपने वैसे भी पढ़े होंगे कि जो क्या कहते हैं अध्यापक होता है उसको भी प्राचार्य बोलते हैं, है ना। जो कहीं पे टीचर या विद्यालय का संचालन कर रहे हैं वहाँ पे प्राचार्य, या कहीं पे आप प्रधान को ले लेते हैं, गांव का वो कर रहा है तो गांव का प्राचार्य, है ना। तो ये यहाँ पे प्राचार्य का मतलब क्या है, अधिक से लिया गया है। ठीक, अगर हमको दे दें वहाँ पे प्राचार्य मतलब प्राध्यापक या ऐसे वर्ड्स नहीं मिलते हैं, तब हमको अगर वहाँ पे प्राचार्य में हमको अधिक दिख गया तो प्राचार्य का मतलब भी क्या होता है, अधिक होता है। ठीक, अब है आधिकार। आधिकार मतलब भी क्या होता है, अधिक, है ना। तो आधिकार मतलब अधिक होता है। इसके बाद है मातहत। मातहत का मतलब होता है अधीन। मातहत, मातहत मतलब क्या होता है, अधीन। इम्पोर्टेंट है मातहत, ध्यान रखेंगे, मातहत मतलब अधीन। इसके बाद है, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद है अस्थिर। अस्थिर का मतलब होता है प्रमुख या प्रधान, है ना। अस्थिर, अ मतलब नहीं, स्थिर है जो, यानी कि जो प्रमुख होगा वो एक जगह पे स्थिर नहीं रहेगा ना, वो चलता रहेगा। वो जो प्रधान होगा उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो इधर उधर जाता रहता है, समझाता रहता है, यानी कि एक जगह स्थिर नहीं रहेगा। तो अस्थिर मतलब क्या होता है, प्रमुख या प्रधान। और ये समझ में नहीं आएगा अगर देखा जाए तो। अस्थिर का मतलब क्या, जो स्थिर नहीं रहता है, ऐसे सोचेंगे ना, लेकिन प्रधान और प्रमुख के साइड को हमारा ध्यान नहीं जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है अस्थिर मतलब प्रमुख और प्रधान होता है। इसके बाद है बिह्वल। बिह्वल का मतलब होता है प्रमुख। बिह्वल का मतलब क्या होता है, प्रमुख। तो बिह्वल शब्द जैसे ही आए तो हमको क्या याद करना है, प्रमुख। बिह्वल का पर्याय प्रमुख होता है। फिर है पारायण। पारायण का मतलब क्या होता है, अध्ययन। पारायण का मतलब क्या होता है, अध्ययन, है ना। तो पारायण मतलब होता है अध्ययन। इसके बाद है बेहद। बेहद का मतलब होता है अनंत। बेहद का मतलब क्या होता है, अनंत। बेहद कहते ना, बेहद ऊपर है, यानी कि बेहद अनंत है, बेहद मतलब अनंत है। अब अगला है टंटा। टंटा का मतलब होता है झगड़ा होना, अनबन होना, है ना। आज कहते हैं ना फलाने पड़ोस में बड़ा टंटा हो गया था, तो टंटा मतलब होता है अनबन हो गई, झगड़ा हो गया, इस तरह से। अब है अनिपुसा। अनिपुसरा, तो ध्यान रखना, अनिपुसरा अनाड़ी को कहते हैं। जो अनाड़ी व्यक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं, अनिप्रूसा। इम्पोर्टेंट है, अगर अनिप्रूसा पूछा जाता है किसको कहते हैं, तो अनिपूड़ा में अनिपूसा, अनिपूसरा, अनिपूसरा में क्या कहेंगे, अनाड़ी कहेंगे। ठीक है, अनि से ही याद करेंगे, अनाड़ी। इसके बाद है अपटु। अपटु मतलब अनाड़ी। अनिपूसरा मतलब भी अनाड़ी और अपटु मतलब भी क्या होता है, अनाड़ी होता है। इसके बाद है अनिर्णित, मतलब जो निर्णित नहीं हुआ है। जो निर्णित नहीं होता है उसको क्या कहेंगे, अभी तक जैसे रिजल्ट आना है किसी का तो हम क्या बोलते हैं, अभी 5 बजे आएगा, अभी अनिर्णित है, मतलब अभी उसका निर्णय नहीं आया है, वो अनिश्चित है। तो अनिर्णित का मतलब अनिश्चित। कहते हैं वहाँ चीज़ें संदिग्ध पड़ी हुई है, मतलब अनिश्चित चीज़ है, किसकी है, निश्चित नहीं हो पा रहा है। संदिग्ध का मतलब क्या होता है, अनिश्चित, है ना। निश्चित नहीं होता है कि वो किसका सामान पड़ा है, तो इसलिए इसके लिए शब्द देते हैं कि वहाँ संदिग्ध चीज़ पड़ी हुई है। संदिग्ध मतलब हमको पता नहीं है वो किसकी है, अनिश्चित। ठीक है, तो भ्रामक। भ्रामक का मतलब क्या है, अनिश्चित, है ना। भ्रामक है, अभी तक पता नहीं है कि वो क्या है उसकी स्थिति, तो इसलिए अनिश्चित है। भ्रामक का मतलब भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। संशयपूर्ण। संशयपूर्ण, यहाँ भी आपकी
कैसी है, अनिश्चित स्थिति है, एकदम भ्रम वाली कि होगा कि नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, संशयपूर्ण, संशय बना हुआ है, भ्रामक वाली स्थिति है कि काम होगा कि नहीं होगा, तो ये भी अनिश्चित है। तो हमने 4 शब्द अनिश्चित के 4 अलग अलग शब्द पढ़े। अनिर्णित मतलब भी अनिश्चित होता है, संदिग्ध मतलब भी अनिश्चित होता है, भ्रामक का मतलब भी अनिश्चित होता है, संशयपूर्ण का मतलब भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसके बाद है कच्चा। कच्चे का मतलब भी क्या होता है, अनिश्चित, मतलब वो निश्चित नहीं होता है ना, कच्चा ही है तो क्या होगा उसमें, निश्चित वाला, टूट भी सकती है चीज़, तो कच्चा मतलब अनिश्चित होता है। इसके बाद है अनुवर्तन। अनुवर्तन का मतलब है अनुकरण करना। अनुवर्तन का मतलब क्या है, तो अनु से ही पकड़ लीजिए, अनुवर्तन है तो अनुकरण है, ठीक है। अनुवर्तन का पर्याय क्या हो जाएगा, अनुकरण। इसके बाद है अयुत। अयुत का मतलब होता है अनुचित। आपने एक संस्कृत का शब्द पढ़ा होगा, अगर आपको संस्कृत याद आ रही तो उसमें अयुतम होता है ना, अयुतम, तो वो शब्द आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अयुत है, म हलंत में नहीं है, फिर वो संख्या बना देगा अयुतम, है ना। तो यहाँ पे अयुतम न होके खाली अयुत है, और अयुत का मतलब अनुचित हो गया। मान लिया वहाँ पे अगर संख्या ही दे दे, है ना, 10,000 करके लिख दे अयुतम के लिए, है ना, अयुतम और नियुतम आपने देखा होगा, तो 10 लाख के लिए नियुतम और 10,000 के लिए अयुतम वर्ड का यूज होता है। वहाँ पे अगर पर्याय दे दे कि अयुत का पर्याय क्या होता है ना, अगर इस अयुत का मतलब क्या होता है, तो वहाँ ऑप्शन में अगर रख दे कि 10,000 होता है या अनुचित होता है, तो हम तो इसकी तरफ चले जाएंगे, क्योंकि हमने अयुत में पढ़ा है कि 10,000 होता है ना। तो इसलिए इसको ध्यान रखना है कि अयुत का मतलब यहाँ पे संख्या से ना होके किससे है, अनुचित से है ना। तो अयुत मतलब क्या होता है, अनुचित वर्ग होता है। जब अयुत में म हलंत लगेगा तब ये बनेगा अयुतम, यानी कि 10,000, ठीक है। तो यहाँ याद रखिएगा, अयुत मतलब होता है अनुचित, अयुत मतलब क्या होता है, अनुचित। तो इस तरह से आज हमने 50 पर्यायवाची शब्द देखे जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इनको एक बार आप लोग ज़रूर से अच्छे से देखिएगा, इसमें एक एक चीज़ों को समझिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।